नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति से करेंगे वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति निकोस व्यापार, निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। भारत और साइप्रस के दोनों नेता आज बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। यूरोपीय संघ परिषद की साइप्रस की वर्तमान अध्यक्षता को देखते हुए इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले साइप्रस के राष्ट्रपति विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे। उनके साथ साइप्रस के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। उनके सम्मान में आधिकारिक भोज का भी आयोजन होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति भारत 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वो कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर साइप्रस के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2025 में साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा से मिली दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई प्रगति को दर्शाती है। इससे पहले साइप्रस के राष्ट्रपति ने मुंबई में सीमा पार साझेदारियों को सुगम बनाने के लिए भारत की वित्तीय राजधानी में एक व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की। साइप्रस व्यापार केंद्र को व्यापारिक संपर्क के एक आधार के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। ये भारतीय कंपनियों को साइप्रस और पूरे यूरोप में अवसरों का पता लगाने में मदद करेगा। द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से मुंबई व्यापार केंद्र 1 सितंबर 2026 से चालू हो जाएगा। ये साइप्रस की कंपनियों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा और यूरोपीय संघ तक पहुंच को आसान बनाएगा। उपराष्ट्रपति आज वीपी एनक्लेव में एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। पुस्तक का शीर्षक है पीएन पणिक्कर, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में शामिल होंगे और समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के जालौर से रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही जालौर का पहली बार राजधानी से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। ये स्पेशल रेल सेवा जालौर से भुज, दिल्ली वाया भिलड़ी, जालौर, पाली, मारवाड़ जंक्शन तक होगी। इस रेल सेवा की शुरुआत से इस लाइन पर आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्र के निवासी लाभान्वित होंगे। दिल्ली में अगले महीने आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सहभागी देशों और संबंधित पक्षों के साथ चर्चा के बाद सम्मेलन की नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 तीर्थ यात्रियों का कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से चयन किया। निष्पक्ष, कंप्यूटर जनित, पारदर्शी और लैंगिकता संतुलित चयन प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1000 तीर्थ यात्रियों का चयन किया गया है। मानसरोवर यात्रा लिपुलेख और नाथुला दर्रों के रास्ते होगी। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा हिंदुओं के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी धार्मिक महत्व रखती है। वर्ष 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा जून में शुरू होगी और अगस्त में समाप्त होगी। चयनित तीर्थयात्री 50-50 यात्रियों के 20 समूहों में लिपुलेख और नाथुला दर्रों से होकर यात्रा करेंगे। इस बार की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि अब दोनों ही आधिकारिक मार्ग पूरी तरह से मोटर मार्ग में तब्दील हो चुके हैं, जिससे श्रद्धालुओं को अब बहुत कम पैदल चलना होगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में आयोजित अफ्रीका दिवस 2026 के स्मृति सम्मेलन को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव बाद हिंसा पर नियंत्रण के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 500 कंपनियों की तैनाती अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद सामने आए विभिन्न हिंसा और अशांति के मामलों में केंद्रीय बल और राज्य पुलिस संयुक्त रूप से लगातार अभियान चला रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने का फैसला बेहद अहम है। बकरीद से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी जिसमें त्योहार के दौरान पशु बलि पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। अदालत ने कहा कि गाय की कुर्बानी इस्लाम या बकरीद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और राज्य सरकार जनहित में इस पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगा सकती है। हालांकि कोर्ट ने अन्य पशुओं की कुर्बानी के संबंध में राज्य को छूट पर विचार करने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक और खुले स्थानों पर पशुवध तथा कुर्बानी पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पशुवध से पहले मेडिकल जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य और नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू होने जा रहा है। 20 जून तक कर्मचारी घर घर जाकर मकानों और वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। पहले चरण में मकान सूचीकरण और भवन गणना का काम किया जाएगा। जनगणना के दौरान भवन संख्या, मकान की स्थिति, पेयजल, बिजली जैसी कई अन्य सुविधाओं की जानकारी भी ली जाएगी। जिन लोगों ने पहले ही स्वगणना पूरी कर ली है वो गणना कर्मियों को अपना एसी नंबर दिखा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का ओटीपी साझा नहीं करना होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संरक्षण को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। इसके तहत मानसून शुरू होने से पहले 75 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित और कार्यान्वित किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कदम से लगभग 50 करोड़ लीटर वर्षा जल संचयन की वार्षिक क्षमता उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य भूजल पुनर्भरण में सुधार करना, सतत जल उपयोग को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों तथा स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करना है। वोट चालकों को मंदिर मानने वाले हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज पहला शुक्रवार है। पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट के फैसले का पालन होगा, लेकिन नई परंपरा विकसित नहीं होने दी जाएगी। भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक गुजरात में शुरू हुई। इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख और प्रतिनिधि मंत्री स्तरीय विचार विमर्श के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि डिजिटल इनोवेशन ब्रिक्स देशों के बीच एक साझा एजेंडा बनकर उभरा है और सभी सदस्य देशों ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। बाड़बंदी से घुसपैठ पर रोक लगेगी और सीमा पर कई तरह की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार के इस कदम का राज्य के लोग स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो चैन की नींद सो पा रहे हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो रही है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पठानकोट से मुख्य आरोपी बलजीत सिंह उर्फ बीतू को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। आरोपी बलजीत सिंह और उसके साथियों ने सुजानपुर में NH44 पर पुल नंबर 4 और 5 के बीच स्थित एक दुकान में CCTV कैमरे लगाए थे। इन कैमरों के जरिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों की लाइव फुटेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पाकिस्तान स्थित हैंडलरों को भेजी जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एयर फाइबर मॉडेम और CCTV कैमरा बरामद किया है। सुजानपुर थाने में BNS और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया। बुरहान उर्फ अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ डॉक्टर अलबदर आतंकी समूह का कमांडर था, जिसे जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के कारण भारत ने अप्रैल 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड पुलिस और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने 8 इनामी समेत कुल 27 नक्सली अपने हथियार के साथ सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटे। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों में से 25 भाकपा माओवादी संगठन के हैं, जबकि 2 JJMP उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। इन उग्रवादियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में कुल 426 गंभीर मामले दर्ज हैं।
सरेंडर करने वाले भाकपा माओवादियों का ये दस्ता कोल्हान के बेहद दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाकों में सक्रिय था। इस दस्ते ने पिछले कुछ सालों में पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला करने, सुरक्षा बलों की हत्या करने और ताबड़तोड़ आईईडी ब्लास्ट करने जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया था। देश के कई हिस्से गर्मी से तप रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित 10 राज्यों के 24 शहरों में गुरुवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के में तापमान सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। यूपी के बांदा जिले में कल देश का सबसे अधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य की राजधानी लखनऊ में भी इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जहां पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। एनसीसी ऑल गर्ल्स माउंट एवरेस्ट अभियान के 10 साल पूरे होने पर एनसीसी ने इसका जश्न मनाया। 10 साल पहले छात्रा कैडेट्स के एक दल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। इस माउंट एवरेस्ट अभियान टीम के सदस्यों को डीजी एनसीसी ने सम्मानित किया। आज राजा राम मोहन राय की जयंती है। उन्होंने भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और उन्होंने हमेशा आधुनिक और वैज्ञानिक सोच समझ को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजा राम मोहन राय की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक संदेश में उन्होंने लिखा है कि राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और भेदभाव के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि शिक्षा, सामाजिक सुधार और लोक प्रशासन के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के योगदान ने आधुनिक भारत की नींव को भी मजबूत किया। उनके विचार और आदर्श हमेशा राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक जागृति के पथ को आलोकित करते रहेंगे। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खिसते, तोड़ते, कूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ट्रेनों, यात्रियों, स्टेशन परिसरों और विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई, ड्रोन और सीसीटीवी जैसे आधुनिक तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय सीमा की घोषणा की। सेबी समर्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ईएसजी और पूंजी बाजार से जुड़े प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ साझेदारी की है। सरकार ने बताया कि 20 मई तक 58,500 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। साथ ही देश के सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सीआईआई ने साइप्रस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुआ। गुजरात के वडनगर स्थित एक स्किल ट्रेनिंग संस्थान ने पूर्ण रूप से संचालन शुरू कर दिया है। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शुरुआती बैचों के प्रशिक्षुओं को देश की कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तैनात किया गया है।
आरबीआई वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड सरप्लस डिविडेंड का भुगतान करेगी और ये राशि 2.7 लाख करोड़ रुपए से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। भारत का चाय निर्यात बीते 12 वर्षों में वित्त वर्ष 2025-26 तक 93% बढ़कर 8,719 करोड़ रुपए रहा है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कहा है कि उसने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए एनसीएलटी द्वारा मंजूर की गई समाधान योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए में जेपी फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए जेएल के साथ समझौता किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी अकादमिक ज्ञान को व्यवहारिक इस्तेमाल के साथ जोड़ेगी। सेबी ने जारी एक परामर्श पत्र में आईपीओ लिस्टिंग और रीलिस्टिंग के दौरान शेयरों की कीमत तय करने की प्रक्रिया में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है और निजी निवेश में तेज उछाल इसकी सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरा है। भारत में बढ़ती निवेश गतिविधियां, मजबूत मांग और उद्योगों का बढ़ता भरोसा अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है। सितंबर 2025 में देश का निजी पूंजीगत खर्च सालाना आधार पर 67% बढ़कर 7.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मैन्युफैक्चरिंग ने निवेश वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस क्षेत्र में 3.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को अपने कब्जे में लेगा और जरूरत पड़ने पर उसे नष्ट भी कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह के टोल या बाधा को समर्थन नहीं करता। युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामनई ने एक निर्देश जारी किया है कि ईरान का हथियार ग्रेड यूरेनियम विदेश नहीं भेजा जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई और ईरान के पूरे मिलिट्री सिस्टम ने मिलकर यह फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूरेनियम का कीमती स्टॉक ईरान से बाहर नहीं जाएगा। ईरान का मानना है कि अगर उसने अपना यूरेनियम देश से बाहर भेज दिया तो वो पूरी तरह कमजोर हो जाएगा और अमेरिका इजराइल मौका पाकर उस पर दोबारा भीषण हमले शुरू कर देंगे। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में एक बड़ा राजनयिक केंद्र खोला। इसका उद्घाटन का विरोध कुछ लोगों ने किया क्योंकि उन्हें लगता था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्कटिक क्षेत्र में ज्यादा शक्ति हासिल करने की कोशिश है। वहीं स्थानीय सरकार के कुछ मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। बोलीविया में काम करने वाले लोग ला पास के राष्ट्रपति के घर की तरफ मार्च कर रहे थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि हड़तालों और प्रदर्शन की वजह से अस्पतालों में जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा था। पेरू ने लीमा में आयोजित एक समारोह में संगठित अपराध से जब्त की गई 11 टन से अधिक ड्रग्स को जला दिया। माली की राजधानी में एक बाजार में भीषण आग लग गई जिससे ईद अल अधा समारोह के लिए महत्वपूर्ण बिक्री अवधि से कुछ ही दिन पहले दुकानों की कतारें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजरायल के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों ने 12 मई से 18 मई के बीच कम से कम 49 हमले किए। इन हमलों में लोग घायल हुए और कुछ संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। युगांडा ने कांगो के साथ सार्वजनिक बस और फेरी सेवाओं को 4 सप्ताह के लिए बंद कर दिया है। इसका कारण इबोला बीमारी का ज्यादा खतरा है और जो सीमा पार आने जाने और व्यापार से फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। क्षेत्र के कई देशों ने वायरस की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग, जागरूकता अभियान और आवाजाही पर नियंत्रण बढ़ा दिया है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने मेक्सिको सिटी की उच्च स्तरीय सुरक्षा यात्रा के दौरान अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन से मुलाकात की। बैठक में अमेरिकी राजदूत रोनाल्ड जॉनसन और मेक्सिको के विदेश मंत्री रॉबर्टो वेलास्को भी मौजूद रहे। क्यूबा की सेना द्वारा संचालित व्यापारिक समूह GAESA के कार्यकारी अध्यक्ष की बहन एडिस लास्ट्रेस मोरेरा को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार मोरेरा फ्लोरिडा में रहते हुए हवाना सरकार की कर रही थी मदद, साथ ही क्यूबा की जनता के लिए भेजी गई करोड़ों डॉलर की सहायता राशि का कर रही थी दुरुपयोग।
लेबनान के वित्त मंत्री यासिन जाबिर ने कहा है कि इजरायल और लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच युद्ध की वजह से लेबनान की अर्थव्यवस्था इस साल कम से कम 7% घट सकती है। इससे देश को लगभग $20 अरब का नुकसान हो सकता है। तुर्की की अदालत ने विपक्षी दल के नेता उजगुर ओजेल को प्रभावी रूप से पद से हटा दिया। अदालत ने उस पार्टी के 2023 के सम्मेलन को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें अध्यक्ष चुना गया था। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने कहा है कि अमेरिका में उनके समकक्ष मार्को रूबियो क्यूबा के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यूबा आतंकवाद का समर्थन करता है और अमेरिका को सैन्य रूप से उकसा रहे हैं। चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग ने हाल में राज्य परिषद के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत चीन के खनिज संसाधन कानून के कार्यान्वयन के लिए नियमावली 15 जून को लागू होगी। यूक्रेन ने ड्रोन हमले कर रूस के अंदरूनी इलाके में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया जिससे उसमें आग लग गई और धुएं का गुबार देखा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बृहस्पतिवार को यह दावा किया। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे में खसरे जैसे लक्षणों के कारण 7 और बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद 15 मार्च से अब तक मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 488 हो गई है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में ईस्ट बंगाल ने इंटरकाशी को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ ही ईस्ट बंगाल ने 22 साल से चले आ रहे खिताब के सूखे को खत्म किया। मैच में ईस्ट बंगाल के लिए यूसुफ एजजारी और मोहम्मद राशिद ने 1-1 गोल किए। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिया मलेशिया मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की ओजमार्क से भिड़ेंगी। अश्मिता चालिया ने प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की गोजिन वेई को 21-13, 21-16 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी। यह मुकाबला राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एसआरएच और आरसीबी के बीच मुकाबले में आरसीबी नंबर 1 की कुर्सी पर बने रहने के इरादे से उतरेगी। एसआरएच की कोशिश धमाकेदार जीत के साथ टॉप पर पहुंचने की होगी। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हरा दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रन बनाए, जवाब में चेन्नई 140 रन नहीं बना पाई। इस जीत के साथ गुजरात ने पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 में सफर खत्म हो गया। हॉकी इंडिया ने जापान के काकामीगाहारा में 29 मई से 6 जून तक होने वाले आगामी पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। केतन कुशवाहा को इस टूर्नामेंट के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। भारत अपने पुलिस टेस्ट कैंपेन की शुरुआत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ करेगा। राष्ट्रमंडल खेल दिवस 24 मई को देश के 8000 से अधिक स्थानों पर मनाया जाएगा। अहमदाबाद में खेल मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। 24 मई को फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के मौके पर पूरे देश भर में खेल भावना, एकता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने डोपिंग गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में लाने से जुड़े प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श और सुझावों के लिए जारी कर दिया है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों से 18 जून 2026 तक अपने सुझाव भेजने को कहा है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य स्वच्छ, निष्पक्ष और सुरक्षित खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेशनल पैरा तीरंदाजी कोच कुलदीप विद्वान को सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।